जब हम लोग अपने घरों की खिड़की खोलते हैं तो असल में क्या दिखाई देता है? एक तरफ चमकते हुए नए मॉल हैं, दौड़ती हुई गाड़ियां हैं, आसमान छूती इमारतें हैं। और उसी हवा में एक अजीब सी धुंध भी है। बिल्कुल, धुंध है, पानी में एक रसायन जैसी महक है और कानों में लगातार बजने वाला एक शोर है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय यही है, पर्यावरण प्रदूषण और तेजी से बढ़ते शहरीकरण का वह सच जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होकर भी मतलब अनदेखा ही रह जाता है। सही कहा। लेकिन रुकिए, ये चर्चा सिर्फ समस्याओं का रोना रोने के लिए नहीं है। आज हम उन कहानियों की पड़ताल करने वाले हैं जहां आम लोगों ने, छोटी कम्युनिटीज ने बिना किसी जादू के असंभव लगने वाले समाधान खोज निकाले हैं। हाँ, और इस पूरी रिसर्च को खंगालते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ये सारी चुनौतियां अलग-अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से पूरी तरह गुंथी हुई हैं। एकदम सही। हमारा मिशन आज सिर्फ वायु या जल प्रदूषण के डरावने आंकड़ों को दोहराना नहीं है। हमारे पास जो भूगोल और पर्यावरण से जुड़े शोध और नोट्स हैं, हम उनके जरिए ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि मानव बस्तियां इन विशाल पर्यावरणीय संकटों का डटकर सामना कैसे कर रही हैं। ये समझना जरूरी है कि जब सिस्टम काम नहीं करता तो इंसान खुद सिस्टम को कैसे सुधारता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत उस खतरे से करते हैं जो हमारे चारों तरफ है, जिसे हम हर सेकंड अपने अंदर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अदृश्य दुश्मन की तरह है। यानी हमारी हवा। हाँ, हमारी हवा और उसमें घुला हुआ शोर। वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल का जलना हो, अंधाधुंध माइनिंग हो या भारी उद्योग, ये सब मिलकर हवा में जो कुछ घोल रहे हैं वो किसी जहर से कम नहीं है। बिल्कुल, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। हाँ, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस सीधे हमारे श्वसन तंत्र पर हमला करती हैं। और बात सिर्फ अस्थमा या खांसी की नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन को भी अंदर से खोखला कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये प्रदूषण सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही तबाही नहीं मचा रहा है, बल्कि ये हमारे मौसम और प्रकृति के सबसे खूबसूरत पहलुओं को भी बदल रहा है। जैसे कि वो स्मॉग। हाँ, शहरों के आसमान पर जो अर्बन स्मॉग की मोटी चादर दिखती है वो तो है ही, लेकिन रिसर्च का एक हिस्सा मुझे बेहद चौंकाने वाला लगा। हम सब गर्मियों की चिलचिलाती धूप के बाद पहली बारिश का कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं ना? अरे बिल्कुल, लोग उस पहली बारिश में भीगना चाहते हैं, मिट्टी की खुशबू। वही, लेकिन डेटा बताता है कि उस पहली बारिश के पानी का पीएच स्तर बाद में होने वाली किसी भी बारिश से कहीं ज्यादा कम होता है। और श्रोताओं के लिए यहाँ इस पीएच लेवल का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ। आम बोलचाल में कहें तो पीएच लेवल जितना कम होगा वो पानी उतना ही ज्यादा एसिडिक या तेजाबी होगा। एकदम सही। मतलब महीनों तक हमारे शहरों ने हवा में जो गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का केमिकल छोड़ा था, वो पहले बारिश अपने साथ घोलकर सीधे हमारे ऊपर, हमारी जमीनों और फसलों पर गिरा रही है। जिसे हम रोमांटिक बारिश समझ रहे हैं, वो असल में एक केमिकल शावर है। यही एसिड रेन या अम्ल वर्षा का कड़वा सच है। लेकिन हवा में सिर्फ रसायनों का ही प्रदूषण नहीं है, एक और प्रदूषण है जिसे अक्सर पर्यावरण की बहसों में भुला दिया जाता है। ध्वनि प्रदूषण। हाँ, और यहाँ सिर्फ सड़कों के ट्रैफिक या कंस्ट्रक्शन साइट्स के शोर की बात नहीं हो रही है। अगर हम अपनी नजरें महासागरों की तरफ घुमाएं तो स्थिति और भी खौफनाक है। स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की एक रिपोर्ट के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है। उसमें लिखा है कि 1960 के दशक की तुलना में आज हमारे समुद्रों के अंदर का शोर 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। 10 गुना? जरा सोचने वाली बात है। समुद्र की गहराइयों को हमेशा एक शांत, रहस्यमयी दुनिया माना जाता रहा है। मछलियां, वेल्स और डॉल्फिन अपने इको लोकेशन और आवाजों के जरिए हजारों किलोमीटर दूर तक एक दूसरे से बात करती हैं। सही कहा। लेकिन अब उनके इस शांत घर में ऐसा शोर मच गया है, जैसे मान लीजिए किसी भारी ट्रैफिक जैम में कोई लगातार हॉर्न बजा रहा हो। ये तुलना बहुत सटीक है। हैरानी की बात तो ये है कि ये डेटा सालों तक आम जनता की पहुंच से बाहर था। वो अमेरिकी नौसेना वाले दस्तावेज। हाँ, जब ओशिनोलॉजिस्ट ने अमेरिकी नौसेना के उन क्लासिफाइड दस्तावेजों का अध्ययन किया जिन्हें हाल ही में पब्लिक किया गया है, तो एक भयानक तस्वीर सामने आई। 1964 और 1966 के दशकों की तुलना में 2003 और 2004 आते-आते समुद्र के अंदर शोर का स्तर 10 से 12 डेसिबल तक उछल गया।
और इसका सबसे बड़ा कारण क्या निकला? ग्लोबल शिपिंग, दुनिया भर का सामान ढोने वाले अनगिनत विशाल व्यापारिक जहाज और उनकी बढ़ती हुई स्पीड। ये जहाज पानी के अंदर जो भारी वाइब्रेशन और शोर पैदा करते हैं, वो समुद्री जीवों के जीवन चक्र, उनके प्रजनन और उनके नेविगेशन को किस हद तक तबाह कर रहा है, इसका पूरा अंदाजा तो विज्ञान भी अभी तक नहीं लगा पाया है। समंदर के अंदर जो तबाही मच रही है वो तो शायद हमारी नजरों से दूर है, लेकिन जो नदियां हमारे शहरों के बीच से होकर गुजरती हैं उनका हाल तो किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल नहीं। पानी और जल प्रदूषण की स्थिति आज भी एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर हमारी जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो भारत में होने वाले लगभग 1/4 कम्युनिकेबल डिजीज यानी संचारी रोग सिर्फ और सिर्फ खराब पानी की देन है। और ये बीमारियां कोई मामूली नहीं है। डायरिया, आंतों के कृमि और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां आज भी हजारों जानें ले रही हैं। गंगा और यमुना का ही उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल, ये केवल नदियां नहीं हैं, ये सभ्यताओं की जीवन रेखाएं हैं। लेकिन कानपुर, वाराणसी और फरक्का जैसे शहरों से गुजरते हुए गंगा में जिस तरह बिना ट्रीट किया हुआ औद्योगिक और घरेलू कचरा सीधे डाला जाता है, वो इस जीवन रेखा को एक खुले नाले में बदल रहा है। और दिल्ली से लेकर चंबल तक यमुना का भी तो यही हाल है। हाँ, जहाँ खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक और शहरों के माइक्रो पोल्यूटेंट्स इसका दम घोंट रहे हैं। लेकिन इस डरावनी तस्वीर के बीच भी कुछ ऐसी पहल हैं जो उम्मीद जगाती हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम को ही देख लें। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने सिर्फ पानी साफ करने की पुरानी रट नहीं लगाई। इसका नजरिया काफी मल्टी डायमेंशनल है। हाँ, शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और फैक्ट्रियों के कचरे पर लगाम कसने के साथ साथ नदियों के किनारों पर बड़े पैमाने पर वनीकरण यानी पेड़ लगाने का काम हो रहा है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड में गंगा ग्राम विकसित किए जा रहे हैं और जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, सबसे अहम बात यही है कि लोगों की सोच बदलने की कोशिश की जा रही है। समझाया जा रहा है कि अपनी आस्था के नाम पर अनुष्ठानों की पूजा सामग्री या मूर्तियां सीधे नदी में विसर्जित करना भी उस नदी को मार रहा है। पानी को साफ रखने की ये जद्दोजहद तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम ठोस कचरे यानी सॉलिड वेस्ट का समाधान नहीं खोज लेते। वो तो एक अलग ही पहाड़ है। हाँ, और ये एक बड़ा विरोधाभास भी है। मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई और बैंगलोर जैसे जो बड़े महानगर हैं, वहाँ एक प्रॉपर सिस्टम काम कर रहा है। वहाँ उत्पन्न होने वाले कचरे का लगभग 90% हिस्सा किसी न किसी तरह इकट्ठा करके डंपिंग ग्राउंड या ट्रीटमेंट तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन छोटे शहरों में? छोटे और मध्यम शहरों में तस्वीर एकदम उलट है। वहाँ 30 से लेकर 50% तक कचरा कभी इकट्ठा ही नहीं होता। वो बस सड़कों के किनारे, गलियों में या खाली प्लॉटों पर पड़ा सड़ता रहता है। और ये सिर्फ बदबू का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सड़ता हुआ कचरा मीथेन जैसी भारी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है और टाइफॉइड या डिप्थेरिया जैसी महामारियों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जब कचरे और प्रदूषण की इस पूरी डरावनी कहानी के बीच हम एक असल जिंदगी की पॉजिटिव केस स्टडी देखते हैं। आप दौराला गांव की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेरठ के पास स्थित दौराला गांव। 2003 की बात है। इस गांव की आबादी करीब 12,000 थी और ये गांव एक तरह से मौत के मुहाने पर खड़ा था। वहाँ उद्योग बहुत ज्यादा लग गए थे। इतने ज्यादा कि उनका सारा अनट्रीटेड केमिकल और कचरा सीधे जमीन में रिसने लगा था। नतीजा ये हुआ कि पूरे गांव का ग्राउंड वाटर या भूजल जहरीला हो गया। पानी में भारी धातुएं यानी हेवी मेटल्स इतनी ज्यादा घुल चुकी थीं कि उस पानी को पीना तो दूर, उसे हाथ धोना भी खतरनाक था। दौराला की हालत उस वक्त किसी डिस्टोपियन फिल्म जैसी थी। बिल्कुल। लेकिन जो बदलाव वहां आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वहां प्रदूषक भुगतान करेगा यानी पोल्यूटर पेज के सिद्धांत को जमीन पर उतारा गया। इसका मतलब कि जिसने प्रदूषण फैलाया है उसी को उसकी सफाई का खर्च और हर्जाना देना होगा। एक एनजीओ, गांव के आम लोग और स्थानीय उद्योगपति, ये तीनों धड़े जो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, उन्होंने एक साथ एक मेज पर बैठकर काम किया। जन दबाव और साइंटिफिक डेटा ने यह साबित कर दिया कि गलती उद्योगों की है। और इसके बाद जो काम हुआ वो कमाल का था। कोई रातों रात जादू नहीं हुआ। लंबी जद्दोजहद के बाद गांव की ओवरहेड वाटर टैंक की क्षमता को बढ़ाया गया। 12,000 लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए 900 मीटर की नई पाइपलाइन बिछाई गई। और उस पुराने तालाब का क्या किया? गांव का जो पुराना तालाब पूरी तरह केमिकल और गाद से भर चुका था, उसे गहरा किया गया, उसकी सफाई की गई और फिर उसे साफ पानी से भरा गया।
इतना ही नहीं, भविष्य को सुधारने के लिए पूरे इलाके में 1000 पेड़ लगाए गए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर बनाए गए। ये एक मास्टर क्लास है इस बात की कि जब सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो गलती करने वाले हों या उसे भुगतने वाले, एक साथ समाधान का हिस्सा बनते हैं तो कैसे एक मृतप्राय सिस्टम में फिर से जान फूंकी जा सकती है। सही कहा। दुराला की ये कहानी दिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, एक कम्युनिटी की इच्छा शक्ति उसे बदल सकती है। लेकिन प्रदूषण और पर्यावरण के इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? आम इंसान पर। बिल्कुल। खराब होते पर्यावरण और सिमटते संसाधनों के कारण लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर होते हैं। हमारी रिसर्च में ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर होने वाले इस पलायन को रमेश नाम के एक शख्स की मार्मिक कहानी से समझाया गया है। हाँ, रमेश, जो ओडिशा के तालचर से है। जी, वो अपना घर छोड़कर काम की तलाश में लुधियाना आता है और फिर वहां से सूरत पहुंच जाता है। सूरत में वो एक कॉन्ट्रैक्ट वेल्डर के तौर पर काम करता है और अपनी खून पसीने की कमाई से साल के लगभग 20,000 रुपए अपने गांव भेजता है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि रमेश की इस कहानी के दो बिल्कुल अलग और विरोधाभासी पहलू हैं। कैसे? एक तरफ जब वो 20,000 रुपए गांव पहुंचते हैं तो उसके परिवार का जीवन स्तर रातों रात सुधरने लगता है। वे पुराना कर्ज चुका पाते हैं, बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं और बीमार होने पर डॉक्टर को दिखा पाते हैं। एक तरह से रमेश अपने परिवार के लिए किसी हीरो से कम नहीं है। लेकिन रमेश की अपनी जिंदगी? वही दूसरा पहलू है। रमेश की अपनी जिंदगी को देखिए। वो अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक नितांत अजनबी शहर में भयानक परिस्थितियों में रहने को मजबूर है। उसकी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, न कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और न ही इतनी जगह कि वो अपने परिवार को अपने साथ रख सके। ये सिर्फ रमेश की नहीं, भारत के असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों की रोजमर्रा की क्रूर सच्चाई है। सही कहा आपने। ये अकेलापन और शहरों की ये बेरुखी ही एक और बड़ी सच्चाई को जन्म देती है। मलिन बस्तियां या स्लम। जब लाखों रमेश जैसे लोग काम की तलाश में शहरों में आते हैं और शहर उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं, तब जन्म होता है मुंबई के धारावी जैसी जगहों का। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती। इसे सिर्फ दूर से देखना अलग बात है, लेकिन जब इसके अंदर के हालात समझते हैं तो सिहर उठते हैं। वहां एक 90 फुट रोड है, नाम है 90 फुट, लेकिन अतिक्रमण और भीड़ के कारण वो सिकुड़कर इतनी संकरी हो गई है कि वहां से एक साइकिल निकालना भी जंग लड़ने जैसा है। धारावी के हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे हम टाइम मशीन में बैठकर 19वीं सदी के विक्टोरियन लंदन की उन बदनाम औद्योगिक झुग्गियों में पहुंच गए हों जहां हवा का आना भी मुश्किल था। बिल्कुल। एक छोटी से हवा रहित कमरे में 10 से 12 लोग शिफ्टों में सोते हैं। खुली नालियां और कचरे के ढेर हर तरफ हैं। लेकिन और यहीं पर यह कहानी अपना सबसे बड़ा मोड़ लेती है। धारावी कोई लाचार लोगों की बस्ती भर नहीं है, ये एक जीता जागता आर्थिक पावर हाउस है। बिल्कुल, एक विरोधाभास की तरह। हाँ। इन तंग, बदबूदार और अमानवीय परिस्थितियों के बीच से दुनिया की कुछ सबसे शानदार और महंगी चीजें बनकर निकलती हैं। बेहतरीन क्वालिटी के सिरेमिक्स, एक्सपोर्ट क्वालिटी का हाई एंड लेदर, बेहद बारीक और महंगी कशीदाकारी और चमचमाते आभूषण जो सीधा विदेशों में जाते हैं। हाँ, ये सब प्रोडक्ट धारावी की इन्हीं अंधेरी कोठरियों में बनते हैं और फिर पूरी दुनिया के अमीर लोगों के ड्राइंग रूम और महलों की शोभा बढ़ाते हैं। ये विटामिना देखिए, जो लोग दुनिया भर के इकोनॉमी और शहरों की चकाचौंध को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, जो शहरी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ हैं, उन्हीं के पास पीने का साफ पानी या एक ढंग का शौचालय तक नहीं है। ये हमारे विकास मॉडल की बहुत बड़ी कमी है। हमारे शहरों का विकास मॉडल कुछ ऐसा हो गया है कि वो इन मजदूरों का श्रम तो खुशी खुशी ले लेता है, लेकिन बदले में उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने से मुंह मोड़ लेता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम शहरों की, नदियों की और हवा की बात कर रहे हैं, लेकिन उस जमीन का क्या जिस पर ये सब टिका है? हमारी उपजाऊ जमीनें भी इस विकास की अंधी दौड़ में लगातार बंजर हो रही हैं। भूमि क्षरण। हाँ, लैंड डिग्रेडेशन आज के समय का एक बहुत बड़ा संकट है। इसके कुछ प्राकृतिक कारण तो हैं ही, जैसे हवा और पानी से होने वाला मिट्टी का कटाव, लेकिन मानवीय कारण उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जिसे खेती में जो हम गलतियां करते हैं। बिल्कुल, हम खेती में जरूरत से ज्यादा पानी भर देते हैं, जिससे जमीन में जल भराव या वाटर लॉगिंग हो जाता है। अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर डालने से मिट्टी का क्षारीयपन बढ़ जाता है और वो पत्थर जैसी हो जाती है। इसके अलावा मवेशियों द्वारा जरूरत से ज्यादा चराई जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत को खत्म कर देती है। तो
इस सब का असल मतलब क्या है? क्या जो जमीन एक बार बंजर हो गई वो हमेशा के लिए खत्म हो गई? क्या हम इंसान सिर्फ तबाही मचाना ही जानते हैं? इसका जवाब हमें मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से मिलता है। हाँ, झाबुआ का पिटलावत ब्लॉक, जिसे भारत के सबसे पिछड़े और गरीब इलाकों में गिना जाता है। वहाँ मुख्य रूप से भील जनजाति के लोग रहते हैं। कुछ सालों पहले तक संसाधनों की कमी और लगातार होते भूमि क्षरण के कारण यहाँ के हालात इतने खराब थे कि लोगों का यहाँ गुजारा करना नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन झाबुआ के लोगों ने हार नहीं मानी। यहाँ ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय ने एक वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया। अब सरकारी प्रोग्राम तो बहुत आते हैं, लेकिन ये सफल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के स्थानीय समुदाय ने इसे अपना मान लिया। उन्होंने उस कॉमन प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट को अपनाया ना। हाँ, उन्होंने साझी संपत्ति संसाधनों या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट को जिंदा किया। इसका मतलब है कि एक गांव की जो बंजर जमीन थी उसे किसी एक की जागीर नहीं बल्कि पूरे गांव की साझी संपत्ति माना गया। उन्होंने काम कैसे किया, ये सुनना बहुत प्रेरणादायक है। गांव वालों ने मिलकर चारागाहों के चारों तरफ बाड़ लगाई ताकि मवेशी उसे नुकसान न पहुंचाएं। हर परिवार ने नियम बनाया कि वे कम से कम एक पेड़ लगाएंगे और बच्चों की तरह उसकी देखभाल करेंगे। और इसका नतीजा? इस सामूहिक मेहनत का नतीजा ये निकला कि झाबुआ जिले की लगभग 20% बंजर जमीन फिर से हरी भरी और उपजाऊ हो गई। और इसी झाबुआ केस स्टडी में एक घटना ऐसी है जो लीडरशिप और कम्युनिटी मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। वो अतिक्रमण वाली घटना। हाँ? जब गांव वालों ने इतनी मेहनत से वो हरा भरा चारागाह तैयार कर लिया तो पड़ोस के इलाके के एक व्यक्ति ने उस साझी जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। उसने जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करना चाहा। ये हिस्सा मुझे इस पूरी रिसर्च में सबसे कमाल का लगा। आमतौर पर जब जमीन पर कब्जा होता है तो क्या होता है? कोर्ट कचहरी, पुलिस, लाठियां और पीढ़ियों तक चलने वाली दुश्मनी। बिल्कुल यही होता है। लेकिन झाबुआ के इन आदिवासियों ने जो किया वो किसी भी बड़े मैनेजमेंट स्कूल के लिए केस स्टडी है। उन्होंने पहले तो तहसीलदार को बुलाया और कानूनी तौर पर यह साबित कर दिया कि वो जमीन गांव की साझी संपत्ति है। और उसके बाद उन्होंने उस अतिक्रमणकारी से लड़ने या उसे भगाने के बजाय एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने उस दुश्मन को ही अपने यूजर ग्रुप का सदस्य बना लिया। ये सच में एक जीनियस कदम था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम कब्जा करने के बजाय हमारे साथ जुड़ जाओ और इस चारागाह से जो घास या फायदा मिलेगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। उन्होंने एक संभावित खूनी संघर्ष को सहयोग और साझेदारी में बदल दिया। इससे न सिर्फ उनका चारागाह सुरक्षित रहा बल्कि उन्हें एक नया सहयोगी भी मिल गया। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक फ्रेम में रखकर देखें तो दौराला गांव हो या झाबुआ का पेटलावत ब्लॉक, ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की कहानियां नहीं हैं। ये इंसान के उस जज्बे की कहानियां हैं जहां वो सिस्टम के फेल होने का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है। बिल्कुल सही। ये केस स्टडीज हमें एक ब्लूप्रिंट देती हैं। पर्यावरण की समस्याएं, चाहे वो हवा में घुला तेजाब हो, समंदर का शोर हो या बंजर होती जमीन, ये सब अजेय नहीं है। जब समुदाय, तकनीकी जानकारी और आपसी सहयोग एक साथ मिलते हैं तो हम प्रकृति के सबसे बड़े घावों को भी भर सकते हैं। और यहीं से आता है हमारा आज का आखिरी और सबसे अहम सवाल। आज हमने बात की कि कैसे सीमित संसाधनों और बिना किसी बड़े बजट के दौराला और झाबुआ के लोगों ने अपने बिगड़े हुए पर्यावरण को सुधार लिया। हाँ। अब जरा सोचिए सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कचरा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जो एक प्रोसेस के लिए कचरा है वो दूसरे प्रोसेस के लिए कच्चा माल बन जाता है। एकदम सही बात है। दुनिया के ये विशाल महानगर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जिनके पास इतने संसाधन हैं? बिल्कुल। इन बड़े शहरों के पास दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक है, बेहतरीन दिमाग हैं और अरबों खरबों का बजट है। क्या होगा अगर ये मेगा सिटीज भी झाबुआ और दौराला की तरह कम्युनिटी ओनरशिप और सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल को अपना लें? ये तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। क्या हम अगली सदी तक प्रकृति को उसकी मूल शुद्ध अवस्था में लौटाने में सक्षम हो सकते हैं, या फिर हम सिर्फ अपनी ही बनाई इस अर्बन स्मॉग और शोर में घुटते रहेंगे? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको अपने आसपास के माहौल को देखते हुए सोचना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण से जुड़ने और स्रोतों की इस पड़ताल में हमारे साथ चलने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और जरूरी विषय के साथ।